बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट अंडर ट्रायल यानी बेगुनाह कैदी चैनल में आपका इस्तकबाल है। आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग जो प्रिजनर्स है, जो कैदी है, बेगुनाह कैदी है और मुख्तलिफ़ झूठे इल्ज़ामात के तहत गिरफ़्तार हुए और जब बाहर आए तो हम उनके इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, चाहे वो 7/11 केस का मामला हो, चाहे वो भीमा कोरेगांव या दीगर केसेस का मामला हो। तो आज हम लोग न्यू बॉम्बे आए हैं, जहां हमारे दोस्त हैनी बाबू हमारे साथ मौजूद है। उनके घर पर ही हम बैठे हुए हैं और आज बड़ी ख़ुशी की बात है कि करीब 5.5 साल जेल काटने के बाद, बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद वो बेल पर बाहर आए हैं और फिर से अपनी ज़िंदगी को उसी नहज पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जिस नहज पर वो हक़ व इंसाफ़ की आवाज़ उठाते थे। तो मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ बेगुनाह कैदी चैनल में और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने हमसे बात करने के लिए आमादगी ज़ाहिर की। तो सर, मैं आपको प्यार से बाबू कहूँगा तो कोई मसला नहीं, तो क्योंकि आप उस्तादों के उस्ताद हैं और हम भी उस्ताद हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर की क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो मेरा सवाल ये रहेगा कि 5.5 साल के बाद जब आप बाहर आए हैं तो आप का वो सफ़र 5.5 साल का और आज की जो फीलिंग है, इस पूरे सफ़र पर, इस फीलिंग्स पर कुछ बताइए। 5 साल के बाद बाहर आया और जब जेल में गया उसी दिन से सब लोग सोचेगा कब बाहर आएगा, कब बाहर आएगा। लेकिन मुझे जेल जाने के टाइम में पता था हम जल्दी तो आने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा केस में जो लोग अंदर था, जब मैं बाद में अरेस्ट हुआ 2018 से लोग अंदर था और मेरा अरेस्ट हुआ 2020 में। तो मैं सोचा 2 साल से लोग अंदर है और मैं अभी जा रहा हूँ, इसका मतलब 2-3 साल में बाहर आने वाला नहीं है। तो वो तैयारी करना ही सबसे बड़ा मुश्किल बात था। और मैं मेरे घर वालों से भी बोला, ऐसा मत सोचो मैं 4-5 महीने में बाहर आने वाला है। 4-5 महीने में शायद चार्जशीट आएगा, लेकिन उसके बाद भी बेल मिलना अभी तक किसी को मिला नहीं, तो बहुत लंबा सफ़र होगा ये। तो ये एक अंदर आने के टाइम में वो समझदारी था, ये जल्दी नहीं ख़त्म नहीं होगा। लेकिन 2023 में जब मेरा 2 को एक्यूज़ को बेल मिला, सबसे मैं सोचा अभी आएगा, मेरा बारी भी आएगा, मेरा बारी भी आएगा बोल के वो ऐसा 2023 जुलाई से अभी 2025 दिसंबर, इतना 2 साल और 2 महीना, 3-4 महीना। तो ऐसा था, कभी कभी सोचेगा हाँ अभी इस बार आएगा, फिर कुछ तो नेगेटिव आएगा, शायद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कुछ होगा या कुछ तो नया आएगा और फिर वापस। तो ये ऐसा ऊपर नीचे ऐसा जा रहा था। और आखिरी में 2025 में जब 2 नंबरकारी को डिलेड ट्रायल पे बेल दिया, वो लोग 6 साल अंदर था। तो मैं सोचा मेरा भी 5 साल होने वाला है, तो और 6 और 5 में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो जनवरी में मेरा वाइफ को मैं बोला अभी मेरा भी होने वाला है, फरवरी में बाहर आने वाला है बोला। लेकिन फरवरी से दिसंबर तक ये पूरा साल गया। तो डिले में जब बेल दे रहा है कोर्ट और डिले कर रहे हैं, उसमें डिले में बेल दे रहे हैं तो वो जल्दी देना चाहिए। लेकिन वो अभी भी 3 लोग इसी केस में अंदर है, वो लोग 7.5 साल तक अंदर है। तो जब डिले का वो रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, ठीक है इसमें डिले हुआ है और केस अभी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है, फिर भी ऐसा डिले हो रहा है, वो एक प्रॉब्लम है। और बाहर आने के बाद मेरा ये भी, जब हम अभी नवी मुंबई में रह रहे हैं, जहाँ मेरा घर नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, दोस्त लोग भी, जो दोस्त लोग हैं वो मेरा ये केस के थ्रू दोस्त बन गया है, ऐसा ही लोग हैं। तो इधर रह रहे हैं, फिर भी घर वाले साथ है और दोस्त लोग से बात कर सकता है, मिल सकता है। तो ये फीलिंग अंदर
रहने में और बाहर रहने में बहुत आपको भी पता होगा। फिर भी जेल से बाहर एक बड़ा जेल जैसा ही एक माहौल भी है, क्योंकि जब मैं केरला में नहीं जा सकता है, दिल्ली में नहीं जा सकता है, तो इधर रह के ये करना है, तो ऐसा एक सिचुएशन है अभी। जेल से बड़ा जेल, लेकिन मुझे लगता है शायद इस बड़े जेल में आने के लिए भी हम लोगों ने बहुत कोशिशें की, पैसा खर्च किया, इतने साल हम लोग इंतज़ार करते रहे। तो इस बड़े जेल में आने के लिए भी खूब छोटी जेल और बड़ी जेल में जो आपकी कंडीशन है, अंडर ट्रायल है, कुछ कंडीशंस है कि आप बाहर नहीं जा सकते महाराष्ट्र के, आप दिल्ली नहीं जा सकते, आपकी माँ बीमार है, आप अपनी माँ से मिलने नहीं जा सकते। तो ये जो छोटी जेल से इस बड़ी जेल में आप आए, इन दोनों के बीच में आप क्या फील करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है ये बड़ी जेल से मैं छोटी जेल में वापस जाने का नहीं ऐसा हम तो दुआएं करते, नेक ख्वाहिशात है कि आप इससे और आपको आज़ादी मिल जाए। देख, अभी जब मैं ऐसा बोलते हैं लोग सोचते हैं अच्छा तुमको फिर वापस जाना है। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो जो आज़ादी का जो क्या बोलते हैं, पूरा आज़ादी जो है, ऐसा बोले तो पूरा आज़ादी कहीं पे भी नहीं है। जैसा दुनिया में हम आज़ाद, ऐसा हमारा एक बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है और बहुत सारे हम फॉलो करना ही है। जैसा एक मुसलमान है तो हम वो एक फॉलोअर है बेसिकली, राइट। तो इसलिए वो मैं ऐसा नहीं, वो फ़िलोसॉफ़िकल लेवल पे मैं नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन सबसे क्या बोलते हैं बड़ी डिफरेंस ये है कि छोटे जेल में कुछ भी करने का ये नहीं है, क्योंकि कुछ करने से पहले सोचना है। जैसा मैं तो आपको पता है हमारा सर्कल में जेल के अंदर वो छोटे जेल में और छोटे जेल है, हम एक सर्कल से बाहर नहीं जा सकते। तो सर्कल से बाहर जाना है, किसी को मिलना है, तो पहले मेरा तो एक दिन पहले से मैं सोचता हूँ अभी कल जाना है, कब जाना है, कौन सा बाबा होगा वो मुझे जाना देगा। बाबा मतलब वो जो गार्ड है जो जेल लोग सुन रहे हैं, बाबू और बाबा में फ़र्क बताना पड़ेगा आपको, बाबू कौन है? जेल में वो जो प्रिजन गार्ड है उसको बाबा बोलते हैं और हम आपको बाबू कहते हैं। जो कौन सा ऑफिसर मुझे जाना देगा, तो सुबह ही पूछते आज कौन सा ऑफिसर है, तो ये ऑफिसर का नाम बोला तो सोचा ठीक है, वो ऑफिसर के पास जाके परमिशन पूछने में मतलब नहीं है, क्योंकि वो जाने नहीं देगा। तो लेकिन इधर अभी ऐसा नहीं है, इधर किसी को मिलना है, कहीं जाना है, कुछ खाना है, कुछ देखना है, गाना सुनना है। मेरा गाने का बहुत मुझे शौकीन है सुनने में, और ये 5 साल में फैमिली और लोगों के अलावा मैं सबसे मिस किया वो गाना सुनने का। तो बाहर आके मैं इधर बैठ के गाना सुन रहा था और मेरा आंख में आंसू आ रहा था। मेरा कौन से गाने पे आपको आंसू आ रहा था? नहीं, मलयालम नहीं, वो एक हिंदी गाना था, वो नहीं मैं एक फल का शायर हूँ, वो गाना ऐसा मैं जेल में भी 1-2 बार सुना है। तो मैं इधर बैठ के मैं हिंदी गाना उधर सुनने में मिलता है टीवी में सब, मलयालम उधर नहीं सुनने मिलता। मलयालम तो मैं खुद गा के सुनता था, लेकिन हिंदी गाना कभी कभी टीवी में, और मुझे पुराना गाना थोड़ा पसंद है। तो ये गाना इधर बैठ के मैं सुन रहा था और मुझे पता नहीं वो जेल का याद आया, सब बहुत कुछ याद आया और आंख में आंसू आया। और मेरा वाइफ आके पूछा क्या हो गए, फिर बोला अच्छा तुम गाना सुन रहे हैं इसलिए। तो ऐसा चीज़ अंदर नहीं होता है। ऐसा होता है असल में। मैं आपको बताऊं, मैं एक किताब पढ़ रहा था, उस किताब का नाम है कैदी नंबर 100। एक किताब पढ़ रहा था, तो उसमें उसने अंजुम जुमुर्द उस लेडी का नाम है, तो उसने पूरा वो नक्शा खींचा है जेल से कोर्ट जाने का और कोर्ट से जेल आने का। तो वो कहती थी कि हम कई दिन जाते थे और कोर्ट में कुछ भी नहीं होता था, और जाना आना एक बेकार एक एक्सरसाइज थी। तो वो चीज़ें देख के फिर मुझे अपना याद आया, फिर मैं अपने आप रोना शुरू कर दिया। फिर मेरी वाइफ आई कि आप क्यों रो रहे हैं, तो उसने देखी ये प्रिज़न के ऊपर एक किताब पढ़ रहा है, प्रिज़न डायरी, तो उसने कहा ये किताब ने आपको रुलाया। तो वो किताब ने मुझे बहुत रुलाया। तो आप गाना सुनते हैं और उस गाने को आप जेल से कनेक्ट करते हैं कि जेल में बैठ के मैंने वो गाना सुना था और अचानक आपको रोना आता है। तो ये इमोशनल चीज़ें तो है। और ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी, स्टेट भी वही चाहता है। उनको भी ऐसा नहीं लग रहा है वो एक्चुअली केस ख़त्म करने का और किसी को सज़ा देने का उनका इरादा है। उनका इरादा क्या है
वो लोगों को अंदर डालना और उनको जैसा सबक सिखाना है, जैसा हमारा जैसा केस में वो लग रहा है मुझे, जैसा क्योंकि अभी इतना 7.5 साल हो गया, 5 साल तो मेरा है लेकिन केस का पूरे 7.5 साल हो गया, तो इतना लंबा डिले जैसा हो रहा है, जब कि सुप्रीम कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी कहा है हमारा केस में ये इतना डिले क्यों हो रहा है पूछा है, और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी बोला है। तो ये जुडिशरी के बारे में बोल रहे हैं, तो ये डिले का वो एड्रेस करना ही है, और ये अंडर ट्रायल प्रिजनर्स बोल के कैटेगरी को नहीं रखना चाहिए। तो बेल इज़ द रूल वो भी किताब में ही है, बेल इज़ द रूल, इफ़ बेल इज़ द रूल देन बेल शुड बी द रूल। ऐसा नहीं है बेल देने में भी प्राइमा फेसी गिल्ट है, प्राइमा फेसी गिल्ट बोले तो क्या है, लेकिन उल्टा हो गया है, जेल इज़ द रूल एंड बेल इज एक्सेप्शनल, ये हो गया है प्रैक्टिकल। ये तो एक जजमेंट में यूएपीए के बारे में लिखा भी है। अच्छा। हाँ, यूएपीए में सुप्रीम कोर्ट का गुरविंदर सिंह बोल के एक जजमेंट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा जेल बेल इज़ द रूल नॉर्मल केस में, लेकिन यूएपीए में जेल इज़ द रूल है बोला है। हाँ, ऐसा भी बोला है, लेकिन वो सिर्फ यूएपीए में नहीं, आईपीसी का या बीएनएस का अभी केस में भी बेल इज़ द रूल, बेल इज़ द रूल जब तक आपको, जैसे एनडीपीएस हम जेल में देख रहे हैं, एनडीपीएस के केस में कोई आया तो उसमें कमर्शियल क्वांटिटी है, तो सबको पता है अब 1 साल 1.5 साल से पहले वो नहीं बाहर निकलेगा। अभी 1-1.5 साल क्यों रखना है उसको, वो उसमें कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि 6 महीने के अंदर चार्जशीट आना है, और चार्जशीट आने के बाद उसको जेल में क्यों रखना है। और ऐसा नहीं है सब लोग वो फ्लाइट रिस्क है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी है, इतने सेशन ट्रायल स्पेशल कोर्ट जो ट्रायल कोर्ट है वो बेल नहीं देगा, हाई कोर्ट में जाना है, तब तक 1-1.5 साल जाएगा, कभी कभी हाई कोर्ट भी नहीं देगा, सुप्रीम कोर्ट में जाना है। तो एक केस के ऊपर अभी जेल में, जैसा मैं बोला, जेल में सब लोग एक्सपर्ट है, तो कोई एनडीपीएस में आया तो सब लोग बोलेगा हाँ कमर्शियल क्वांटिटी है, हाँ तो ठीक है 1.5 साल जाएगा, 302 है, हाँ 2-2.5 साल तक जाएगा, यूएपीए है, हाँ ठीक है तो लंबा है। तो ऐसा जैसा एक केस का लेके इतना काटना ही है, ये तो बहुत गलत सिस्टम है, ऐसा कुछ, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे आपको कुछ रोक होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप बाहर है तो कुछ कर सकता है, और उसके बाद क्यों आपको अंदर रखना है, उसमें कुछ मतलब ही नहीं है। ये जो आपने अंडर ट्रायल प्रिजनर का जो कॉन्ट्रडिक्शन टर्मिनोलॉजी अपने आप में है उसको बताया, इस पर लोगों ने बहुत आपत्ति जताई है कि ये प्रॉब्लमेटिक है, और प्रोसीजर इस पनिशमेंट, ये बात को लाया गया है, और प्रॉब्लम्स तो बता रहे हैं सब, आप भी बता रहे हैं, आप चूँकि लॉ भी किए हैं, आप चूँकि एक लंबा अरसा जेल में गए हैं, आपने करीब से पूरे सिस्टम को देखा है, सॉल्यूशंस क्या है आपकी निगाह में, कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो हम गवर्नमेंट को दे सके, कुछ जुडिशरी को दे, माने नहीं माने अलग बात है, कुछ हमारी तरफ से सॉल्यूशंस। इसमें थोड़ा मैं और स्टडी करना है, क्योंकि जैसा एक प्रपोर्शन होता है, कितना आबादी का कितना जजेस होना चाहिए, कितना कोर्ट्स होना चाहिए, कितना पुलिस होना चाहिए, डॉक्टर्स कितने होना चाहिए, हाँ ऐसा, तो इसमें अब मुझे अभी तक पता नहीं कितना वर्ल्ड एवरेज क्या है, जैसा कोर्ट जजेस और पॉपुलेशन का, लेकिन मुझे यकीन है कि इंडिया का वो बहुत नीचे होगा। तो एक तो ज़्यादा होना चाहिए, वो अलग बात है, पहले जो जितना है उसका भी भर्ती नहीं हुआ है, जैसा हाई कोर्ट में कितना अभी भी 1/3 से ज़्यादा खाली है, ऐसा वो तो पेपर में, हाई कोर्ट का पेपर में आता है, और ट्रायल कोर्ट में भी वही हालत है। तो जैसा जो जितना जजेस है उसका भी भर्ती नहीं हुआ है, और जबकि उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो ये एक तो पक्का ये जो प्रपोर्शन ऑफ जजेस टू द पॉपुलेशन, उसमें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है वो होना चाहिए। हम तो अभी तो बोल रहे हैं हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं, लोग हमारे पीछे है ऐसा बोल रहे हैं, नहीं लोग हमको देख के विश्वगुरु, हाँ विश्वगुरु है। तो ऐसा है तो फिर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर होना चाहिए, जबकि हम तो बहुत नीचे होगा। तो ये एक और ऐसा कुछ होना चाहिए जैसा हमारा वो आर्टिकल जो मैंने जिक्र किया उसमें वो बताया है, जैसा एक
क्या बोलता है, एक अपर लिमिट होना चाहिए एक केस में। जैसा हम क्या सजेस्ट किया अभी याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन मान लो 1 साल या कुछ तो होना चाहिए। तो उसके अंदर ट्रायल ख़त्म नहीं हो रहा है तो कंपलसरी ऑब्लिगेटरी जैसा डिफ़ॉल्ट बेल जैसा होना चाहिए जी। बेल देना ही है, ऐसा लिखना चाहिए। ऐसा लिखा तो ही उसको थोड़ा सीरियसनेस होगा। अभी कैसा है, इवन वो जो हाफ ग्राउंड बोलते हैं वो भी जेल का एक भाषा है, 436A CRPC का, जो मैक्सिमम पनिशमेंट का आधा काटा है तो आपको बेल का हक है, लेकिन वो भी कोर्ट का डिस्क्रिप्शन में है। तो ऐसा नहीं, कोर्ट का डिस्क्रिप्शन लेकिन उसमें भी वो भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। मतलब उसमें आप जब किसी को अरेस्ट करते हैं तो ये मान कर चलते हैं कि ये सज़ा किया है, जुर्म किया है, और इसको मान लो 10 साल की सज़ा लगने वाली तो 5 साल काट दिया है उसके ऊपर, तो चलो छोड़ सकते हैं बेल पर। हाँ, तो आप हर कैदी को, हर पकड़े जाने वाले को गुनहगार आपकी निगाह में मान रहे हैं, हालांकि अभी ट्रायल उसका ख़त्म नहीं हुआ, साबित नहीं हुआ। तो ये जो आप कंटिन्यू कीजिए। मैंने तो वही तो वो हाफ ग्राउंड बोले तो वही तो हमारा इसमें भी बोला वो सही नहीं है। उससे तो हमने उसमें BNSS का एक ये देखा। BNSS में इंटरेस्टिंग ये है कि आपको रेमिशन दे रहे तो जैसा 7 साल का पनिशमेंट है तो उसमें शायद 2 साल में या कुछ टाइम पीरियड है उसमें रेमिशन दे सकता है। तो हमने ऐसा बोला, जब आपको कन्विक्शन मिला, सज़ा मिला, 7 साल का सज़ा मिला और स्टेट आपको 2 साल में आपको भरी कर सकता है, तो फिर अंडर ट्रायल होके हम तुमको 3 साल 4 साल रखने का क्या मायना है। तो इसलिए हमने बोला जो रेमिशन का है कम से कम वो फिक्स करना है। ऐसा है, एक प्रैक्टिकल सजेशन उसमें दिया था वो आर्टिकल में, लेकिन वो कंप्लीटली प्रैक्टिकल इसमें, लेकिन आइडियली उसमें चार्जशीट तक ये उसके बाद रखने का स्ट्रॉन्ग रीजंस होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग रीजंस जैसा वो बाहर आके कुछ किया है, जैसा सबूत मिटाने का कोशिश किया है या विटनेस को इन्फ्लुएंस करने का कोशिश किया है या भागने का कोशिश, ऐसा कुछ है तो फिर ठीक है, कुछ तो लॉजिक है उसमें रखने का। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, फिर क्यों रखना है, तो उसका मतलब ही नहीं है। एक्चुअली आइडियली इन्वेस्टिगेशन नेसेसरी है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहे हैं अरेस्ट करने का, आपको अरेस्ट करने का अधिकार है, उसका मतलब अरेस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अरेस्ट करने का वजह क्या है वो लिखना है अरेस्ट इसमें। तो ऐसा अरेस्ट करने का वजह है तो उसके बाद चार्जशीट तक भी क्यों आपको अंदर रखना है, उसका भी एक रीज़न होना चाहिए। और चार्जशीट के अंदर आने के बाद आपको करना है तो वो हाई थ्रेशोल्ड होना चाहिए। जब जैसा आपने कुछ जैसा मैं बोला, जैसा आपका बेल का अभी कंडीशन है उसमें वायलेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ किया तो फिर तो ये मतलब हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर में पूरा एक रिवैम्प होना चाहिए। जैसा CRPC से BNSS आया तो वो सिर्फ कॉस्मेटिक ये था, जैसा थोड़ा इधर लगाया थोड़ा इधर लगाया, ऐसा नहीं है। अंदर से पूरा ये बदलना चाहिए सिस्टम, तभी तो कुछ। वो कोट पैंट निकाल के उसको धोती और कुर्ता पहना दिया। आदमी वही है, आदमी वही है। कोट पैंट निकल गया, बस टाई निकाल दिया आपने। लेकिन आप वो ये हाँ बोलिए। नहीं वो ठीक है। वो आप जो कह रहे हैं ना कि भाई ये प्रोविजंस आने चाहिए जिसमें बेल मिलना आसान हो जाए, लेकिन हमारी सियासी हुकूमत उल्टा काम कर रही है। ऐसे प्रोविजंस ला रही है जिसमें बेल मिलना मुश्किल होता जा रहा है। 45D लेकर आ गया और कहा कि जब अगर किसी बेल के मैटर में प्रोसिक्यूशन ने ऑब्जेक्शन ले लिया तो आप बेल नहीं दे सकते। जजेस के भी हाथ बांध दिया। फिर ये कहा कि जब तक आपको ये महसूस नहीं होता कि इसने ये गुनाह नहीं किया होगा तब तक आप उसको बेल नहीं दे सकते। तो ये एहसास बगैर ट्रायल के कैसे आएगा? ये तो अगला कॉन्ट्रडिक्शन है इसमें। जैसा जो प्राइमा फेसी गिल्ट बोलते हैं, तो UAPA में वो लिखा ही है, जैसा प्राइमा फेसी गिल्ट है ऐसा कोर्ट को यकीन हो रहा है तो फिर उसमें बेल नहीं देना है।
लेकिन ऑर्डिनरी केस में भी कोर्ट हमेशा वो ये एक टेस्ट है जो प्राइमा फेसी क्या लग रहा है, और ये प्राइमा फेसी देखने के लिए क्या डॉक्यूमेंट देखते, पुलिस का जो डॉक्यूमेंट, और कौन सा पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऐसा एक डॉक्यूमेंट बनेगा उसमें आपको प्राइमा फेसी गिल्ट भी नहीं होगा, तो ऐसा बना तो वो चार्जशीट होगा क्या? तो ऐसा प्राइमा फेसी गिल्ट भी नहीं है तो आपको तुरंत डिस्चार्ज देना है। यस, चार्जशीट सबमिट नहीं करना है। चार्जशीट सबमिट किया है बोला तो उसमें पुलिस का एक नज़र से देख रहे हैं तो उसमें गिल्ट है। अभी जुडिशरी इसमें देख रहे हैं और वो पुलिस का नज़र में ही देख रहे हैं बोले तो फिर उसमें क्या फ़र्क है? तो यही है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। अब जजमेंट आफ्टर जजमेंट देखो, अब ये बोल रहे हैं हाँ इसने बोल रहा है, पुलिस बोल रहे हैं इसने ये सब लिखा है और ये सब किया है, तो फिर उसका मतलब ये किया है। तो अरे पुलिस ने बोल रहे हैं ये ऐसा लिखा है किया है, तो फिर जज भी पुलिस का ही नज़र से देख रहे हैं तो उसमें प्राइमा फेसी गिल्ट ही देखेगा, फिर कैसे बेल देगा? तो ये है प्रॉब्लम। ये प्राइमा फेसी गिल्ट सिर्फ यूएपीए में नहीं, बाकी लॉ में भी ये प्रॉब्लम है। और ये हमारा इसमें भी वो प्राइमा फेसी गिल्ट के ऊपर थोड़ा ये किया है। एक आर्टिकल भी ये हमने लिखा है, ये नजीब का जजमेंट आपको पता होगा। yes. और वटाली। yes. तो हम ये जो दो जजमेंट के ऊपर थोड़ा उसका टाइटल थोड़ा फिल्मी स्टाइल में है, व्हेन नजीब मीट्स वटाली बोल के एक आर्टिकल लिखा था। ये कहाँ छपा? ये भी वही ब्लॉग में है, उसका लिंक तो मैं भेजता हूँ आपको। तो उसमें ये क्वेश्चन को भी थोड़ा हम टच किया है, ये प्राइमा फेसी गिल्ट देखने में क्या प्रॉब्लम है बोल के। तो बेल देने में सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है, जैसा जुडिशरी का वो जुडिशियल माइंड एक्सरसाइज करने का चांस कम है और सिर्फ पुलिस डॉक्यूमेंट देख के काम करना है। तो फिर ऐसा है तो वो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी का मतलब ही नहीं है। तो यही है प्रॉब्लम। ये जो आपने बात बताई बहुत अहम है, प्राइमा फेसी गिल्ट की जो बात है। और जब ये कहा जाता है कि जजेस को ये लगता है कि भाई ये प्राइमा फेसी गिल्ट नहीं होगी तभी हम बेल देंगे, आपने कहा कि उसमें तो उनको डिस्चार्ज देना चाहिए, बहुत अहम बात है। हाँ, प्राइमा फेसी गिल्ट भी नहीं है। आपको मैं कॉन्ट्रडिक्शन ये बताऊं कि जब जजेस को ये लगता है कि प्राइमा फेसी गिल्ट उनको महसूस नहीं होती है इसलिए हम बेल देना चाहते हैं, हम बेल दे रहे हैं, लेकिन वेरी नेक्स्ट लाइन वो ये लिखते हैं कि ये सारे ऑब्जर्वेशन ट्रायल कोर्ट में रीड नहीं किए जाएंगे। तो आप अपने ही ऑब्जर्वेशंस को आप नलीफाई कर रहे हैं एक तरह से। तो ये अच्छा, दूसरी जो बात कही जाती है कि भाई ये बेल पर जाएगा तो विटनेसेस को जो है के साथ छेड़छाड़ करेगा, विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा। जितने ट्रायल के चार्जशीट्स है, टेरर केसेस की चार्जशीट्स है, वो सारे के अंदर विटनेसेस के आइडेंटिटी को हाइड किया जाता है, प्रोटेक्टेड विटनेस। तो आपके पास कौन सा जादुई कलाम हमारे पास है, कोई छड़ी है जिससे हम उनके नाम नंबर हासिल कर सकते? आरटीआई भी आप करते हैं तो हमको नहीं दिया जाता। तो अब अगर हम जेल के अंदर पहुंच जाए और अगर आपसे ये पूछना चाहे, जानना चाहे कि जेल में आपकी दिन भर की एक्टिविटी, जेल में आपकी राइटिंग्स, पता चला कि आपने बीवी को बहुत सारे लेटर्स लिखे थे, तो उस राइटिंग्स के बारे में कुछ बताइए। या जेल का एक पॉजिटिव चीज़ बोलना है तो मैं बोलूँगा ये कि उधर पढ़ना लिखने का टाइम मिलता है। वो जब मेरे लेकिन पढ़ने लिखने को इनकरेज भी किया जाता है। एनकरेजमेंट नहीं करते, वो नेगेटिव है। लेकिन टाइम नेगेटिव तो बहुत है, लेकिन टाइम तो मिलता है। ये तो मुझे फील हुआ, क्योंकि एक तो किताब मिलना बहुत मुश्किल है, तो लेकिन हमारा जैसा मैं अकेला नहीं था, एक टाइम पे 10-12 लोग था हमारा पूरा को-एक्यूज्ड, तो कोई ना कोई एक दो किताब लाता था अंदर, जैसा कोर्ट के थ्रू या परमिशन के थ्रू, तो एक किताब मिला तो सब लोग पढ़ता था। तो ऐसा पढ़ने का टाइम और लिखने का टाइम, लिखना तो पहले तो लेटर से ही शुरू किया। जब मैं पहला दिन 2 दिन कुछ भी नहीं था, मेरा क्वारंटाइन का टाइम, कोविड का टाइम था, तो मैं क्वारंटाइन बैरक में मैं अकेला था,
पेपर नहीं था, पेन नहीं था, तो मेरा सबसे पहला कोशिश वो था कि पेपर और पेन मिलने का, और 2 दिन बाद मिला पेपर और पेन। और पेपर और जब वो मिला मैं तुरंत लिखना शुरू किया। मैं जैसा क्या क्या हुआ अरेस्ट का वो, और ये पूरा मैं लेटर के डे बाय डे ऐसा क्रॉनिकल डायरी जैसा मैं लिखना शुरू किया। तो उस और वो एक्टिविटी कंटिन्यूअस था। जैसा पहला 2-3 साल जब कुछ घर वालों से कम्युनिकेट करने का कोई दूसरा तरीका नहीं था। कोविड के टाइम में फ़ोन कॉल था, लेकिन वो कभी 2 मिनट 3 मिनट ऐसा था। तो अभी 1 साल पहले से थोड़ा फ़ोन कॉल चालू किया, मुलाकात चालू किया, तो बात करने का और चांसेस मिला। तो पहला 2-3 साल लेटर लिखना बोले तो रोज़ का नहीं, लेकिन एक दिन छोड़ के एक ऐसा मैं लिखता था, और हर हफ्ते में मैं चिट्ठी भेजता था, एक लेटर जैसा नंबर करके। मैं एक साल के जनवरी में पहला लेटर नंबर 1 होगा, और दिसंबर में शायद 50-51 तक पहुंच जाएगा। वो हर वीकली लेटर्स जाता था। तो और उधर से रिप्लाई भी आता था, बाय लेकिन पोस्ट। हाँ, बाय पोस्ट। लेकिन ये उसका इंटरेस्टिंग ये था कि मैं एक लेटर भेजा, दूसरा लेटर भेजा, तीसरा लेटर भेजा, तब जाके मुझे पहला लेटर का रिप्लाई आएगा। तो एक टाइम जोन बोले तो मैं अभी सोचना है ये कौन सा लेटर में मैं भेजा। तो और कभी कभी ऐसा भी होता था, बीच में हम शायद कोर्ट में मिला होगा और बात थोड़ा किया होगा, तो जब लेटर मिलेगा वो तो बहुत पुराना हो गया। तो ऐसा एक तो लेटर के अलावा मैं जैसा बहुत लोग प्रिजन में गया तो प्रिजन डायरी जैसा वो लिखने का, तो वो भी मैं शुरू किया। और मैं सोचा बहुत सारे मेरा नंबरकारी लोग भी, अभी नंबरकारी बोला तो को-एक्यूज, वो भी जेल का एक टर्मिनोलॉजी है। तो वो लोग सब इंग्लिश में अभी अब तक शायद 3 किताब आया है। तो मैं सोचा मैं मलयालम में लिखना थोड़ा, क्योंकि 3 किताब कौन सा? 2 तो आया है, शायद तीसरा भी आ रहा है शायद। शोमा का अभी तक पब्लिश नहीं है, लेकिन वो भी कुछ लिखा। आनंद तेलतुंबड़े की सेल एंड आनंद तेलतुंबड़े, सुधा भारद्वाज का वो दोनों पब्लिश्ड है। तो वो मैं मलयालम में लिखना शुरू किया था, ऐसा 2-3 चैप्टर जैसा ऐसा लिखा था। तो बाकी भी मेरा रिसर्च के मेरा एकेडमिक फील्ड लिंग्विस्टिक्स है, तो उसमें भी थोड़ा मैं लिखा है। और लास्ट में जेल में जाके सब लोग वकील बनता है, नहीं तो मैं तो जेल जाने के पहले से मेरा डिग्री था, लेकिन जेल में जाके बहुत सारे लीगल ये भी इम्प्रूव किया। और तो फिर हमारा नंबर इसमें भी दूसरा वकील लोग था, और पढ़ना लिखना सब शुरू किया। तो लीगल आर्टिकल्स भी 3-4 लिखा था मैं। और मैं और मेरा नंबरकारी सुरेंद्र गडलिंग, हम दोनों का वो भी कुछ ब्लॉग में इंटरनेट में 2-3 आया है ऐसा। एक हमारा आर्टिकल जो लिखा है वो बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट में कोर्ट भी किया है। हाँ, मिलिंद जाधव का एक जजमेंट, एक नहीं बहुत सारे जजमेंट में लॉन्ग इनकार्सरेशन के ऊपर हमने एक आर्टिकल लिखा था। उसका टाइटल है हाउ लॉन्ग इज़ टू लॉन्ग। सो अचानक कोई बोला है, मिलिंद जाधव ने एक्चुअली इसने नाम नहीं लिया, हमारा आर्टिकल का नाम लिया है, हमारा नाम नहीं लिया है, लेकिन वो बोला है 2 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैव रिटन दिस आर्टिकल, आई केम अक्रॉस इट। वो कहाँ छपा था? वो एक ब्लॉग साइट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक प्रूफ ऑफ गिल्ट बोल के एक ब्लॉग है, और दूसरा एक ब्लॉग साइट भी है, तो उधर आया था। और वो ब्लॉग साइट बहुत सारे जजेस और वकील लोग फॉलो कर रहे हैं। अच्छा। तो इसलिए उसने उसमें भी जजमेंट में भी उसका जिक्र किया है। तो लीगल राइटिंग भी थोड़ा हुआ है। तो उसमें लीगल की अगर आप बात करें,
हमने ये देखा है कि लोग जेल जाने के बाद एलएलबी करते हैं, किताबें पढ़ते, लेकिन आप जेल जाने से पहले एलएलबी कर चुके थे, लॉ की आपको समझ-बूझ थी। तो जब आप जेल जाने के बाद आपने लॉ किया है पहले और आप जेल गए हैं, तो जो हमारा जुडिशल सिस्टम है, जो प्रिजन सिस्टम है, किताबों में जो लिखा है और प्रैक्टिकल, उसमें आप क्या मतभेद पाते हैं, अंतर पाते हैं? किताबों में लिखा है आसमान और जो प्रैक्टिस जो कर रहे हैं वो ज़मीन के भी नीचे है जी। जैसा किताब में लिखा है पॉक्सो केस में चार्जशीट दाखिल करने के बाद 60 दिन में केस ख़त्म होना चाहिए। चार्जशीट के बाद 60 दिन के अंदर केस ख़त्म होना चाहिए। और जेल में हम मिलते हैं लोगों जो 8 साल से 9 साल से पॉक्सो में अंडर ट्रायल प्रिजनर है। तो ये क्या लिखता है और क्या ये कर रहे हैं। किताब में लिखा है ट्रायल शुड प्रोसीड ऑन ए डे टू डे बेसिस अनलेस देयर इज़ रीज़न फॉर पोस्टपोनमेंट फॉर एडजर्नमेंट। लेकिन कौन सा केस इधर डे टू डे बेसिस पे चलता है। तो किताब में जो लिखा है वो तो आइडियल है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा कि दिखाने के लिए लिखा है। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। और ये भी ऐसा करने का कोशिश भी नहीं है। ऐसा जज लोग भी नहीं बोलते हाँ किताब में लिखा है तो ऐसा करना है। वो भी सीरियस नहीं दिखते। वो भी तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसा हमारे जुडिशरी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम डिले है। तो इतना लंबा, जैसा अंडर ट्रायल प्रिजनर बोले तो एक कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स है। अंडर ट्रायल कैसे प्रिजनर होगा, क्योंकि प्रिजनर बोले तो कॉन्विक्ट है। हमारा मैनुअल में भी देखा तो जेल मैनुअल में पूरा कॉन्विक्ट्स के बारे में है। जो जिसको सज़ा मिला है उसको रखने का जगह है। ऐसे प्रिजन अभी बोलते हैं प्रिजन पनिशमेंट नहीं है, लेकिन यू आर सेंट टू प्रिजन एज पनिशमेंट। उधर जाके हमको पनिशमेंट नहीं देना है, लेकिन उधर से क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये सब आपसे छीन लिया है। तो वो क्यों आपसे छीनते हैं, क्योंकि वो एक पनिशमेंट है आपका। तो लेकिन ये अंडर ट्रायल प्रिजनर जो इनोसेंट माना जाता है, बिकॉज एवरी पर्सन इज़ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, वो तो सबको जानते हैं। तो ऐसा लोगों को रखने का क्यों प्रिजनर बनता है। अंडर ट्रायल प्रिजनर मैं बोला तो वो एक कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स है। और ये शायद इंडियन इंग्लिश में ही है, इंडिया में ही है। ये मैं जो जेफरी आर्चर का एक बुक पढ़ रहा था, वो उनका प्रिजन डायरी है। जेफरी आर्चर एक फेमस इंग्लिश ऑथर है जो ही स्पेंड अराउंड 400 दिन से ज़्यादा, 450 दिन प्रिजन में था। और उनका वो जो छापा है 3 वॉल्यूम्स में छापा है, डे बाय डे क्रॉनिकल, जैसा आज ये हुआ, इनसे मिला, ऐसा। तो एंड वो प्रिजन में गया एज ए कॉन्विक्ट, जिसका कन्विक्शन हुआ है। उसका टाइटल क्या है बुक का? मुझे अभी याद, वो भी शायद प्रिजनर नंबर ऐसा कुछ है। हाँ, प्रिजनर नंबर जेफरी आर्चर का नाम से आपको मिलेगा वो। प्रिजनर नंबर 2000 ऐसा कुछ है शायद इसका टाइटल। तो उसमें इंग्लैंड का प्रिजन सिस्टम्स के बारे में बहुत अच्छा किताब है, आप पढ़ना है, क्योंकि उधर का जैसा ओपन जेल सिस्टम वो सब बताया है कैसा है। तो उसमें एक सेंटेंस में कहीं पे है रिमांड प्रिजनर्स, जो मैं पहले मुझे समझ नहीं पाया रिमांड प्रिजनर्स क्या है। फिर मुझे वो पढ़ने से पता चला अच्छा ये उधर का अंडर ट्रायल है। और उधर जैसे 100 प्रिजनर्स है तो उसमें 5-6 रिमांड प्रिजनर्स है। और वो लोग कैसा है उसके बारे में लिखा है, वो लोग को अलग स्टेटस है, क्योंकि वो लोग रोज़ कोर्ट में जाता है। क्यों रोज़ कोर्ट में जाता है? क्योंकि ट्रायल डे बाय डे बेसिस पे चलता है और सारे केस 3-4 महीने में ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा थोड़ा दिन के लिए कुछ लोगों के लिए जैसा इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे या ट्रायल के टाइम पे जिनका फ़्लाइट रिस्क है, उनको थोड़े देर के लिए प्रिजन में रखता है। लेकिन हमारा इसमें कैसा है, अभी आपको कुछ स्टेट के आपको खिलाफ़ कुछ करना है, आपको खिलाफ़ UAPA डाला तो नीट आप 5 साल आपका ज़िंदगी से गया। 5 साल के पहले आप
को बाहर आना बहुत मुश्किल है मिनिमम। वो 5 साल भी अभी ऐसा पक्का ऐसा नहीं है पूरा 5 साल में जाए, नहीं तो 302 का केस है तो आपको 3-4 साल जाएगा। तो ये एक्यूजेशन इज़ इनफ। आपको आपके ऊपर कुछ आरोप लगाया तो फिर आपका ज़िंदगी गया।